हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2022-23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसमें हम देखेंगे नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों आपका स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम देखेंगे मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अगला टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्राइड, जिसमें हम देखेंगे ओस्टोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट का अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी होगी। दोस्तों हमारे सिलेबस में 7 तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। सबसे पहली डिफॉर्मिटी है नॉक नीज। नॉक नीज का दूसरा नाम होता है जेनुवेल्गम। नॉक नी दोस्तों एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चाइल्ड का या किसी भी एडल्ट के जो नीज होते हैं वो दोस्तों टच करते हैं और जो एंकल्स होते हैं वो दूर रहते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसके कॉजेज क्या होते हैं, मतलब इसके क्या कारण होते हैं जिस वजह से ये नॉक नी हो जाता है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से नॉक नी होता है। अब इसका क्या करेक्टिव मेजर है या फिर इसकी क्या रेमेडी है जिससे हम ठीक कर सकते हैं नॉक नी को। तो अगर हम बैलेंस डाइट को लेते हैं, पद्मासना, गोमुखासना को परफॉर्म करते हैं रेगुलरली और हॉर्स राइडिंग करते हैं, मतलब हम घुड़सवारी करते हैं, तो ये जो नॉक नी की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। सेकंड है बो लेग्स। बो लेग्स का दूसरा नाम होता है जेनुवेरम। और दोस्तों जो बो लेग्स है वो एकदम अपोजिट है नॉक नीज के। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे नीज होते हैं वो दूर होते हैं और जो हमारे एंकल्स होते हैं वो टच करते हैं। इसके क्या कॉजेज हैं, तो इसके कॉजेज भी एकदम सेम है नॉक नी जैसे। बो लेग्स भी दोस्तों बैलेंस डाइट की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से होता है। इसके क्या रेमेडीज है, मतलब इसके क्या करेक्टिव मेजर है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, विटामिन डी को रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं और अर्ध मस्तेंद्रासना, गरुदासना और अर्ध चक्रासना को परफॉर्म करते हैं तो फिर बो लेग्स ठीक हो सकता है। थर्ड है फ्लैट फुट। तो दोस्तों फ्लैट फुट भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फुट का जो एंटायर सोल होता है, मतलब जो तलवा होता है, जो सोल होता है, वो ग्राउंड से, फ्लोर से टच करता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। जो ऊपर वाली इमेज है वो फ्लैट फुट की है और नीचे वाली नॉर्मल फुट है। फ्लैट फुट में कोई भी दोस्तों आर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो ग्राउंड से बिल्कुल चिपटा हुआ मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल फुट है उसमें दोस्तों आपको एक आर्क दिखेगा, एक कर्व आपको दिखेगा ग्राउंड से। तो यही होता है फ्लैट फुट। इसके क्या कॉजेज होते हैं, तो दोस्तों पैर के जो मसल्स होते हैं वो अगर वीक होते हैं तो इससे ये फ्लैट फुट हो जाता है। अचानक से किसी पर्सन का वेट इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में भी फ्लैट फुट हो जाता है। इम्प्रॉपर शूज को हमने पहन लिया तब भी ये हो जाता है, या फिर हमने लॉन्गर पीरियड के लिए हैवी वेट लिया तब भी ये फ्लैट फुट हो सकता है। अब इसके क्या रेमेडीज हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स है जिसे ठीक किया जा सकता है फ्लैट फुट को। तो सबसे पहला है वॉकिंग ऑन हिल्स, मतलब हमें हिल्स पे चलना है। सेकंड है वॉकिंग ऑन टोज, हमें टोज पर चलना है। थर्ड है स्किप ऑन रोप, इसका मतलब होता है हमें स्किपिंग करनी है रोप के साथ में। और फोर्थ है परफॉर्म वज्रासना रेगुलरली। तो अगर हम इन रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो हम ठीक कर सकते हैं फ्लैट फुट को। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर्स। तो दोस्तों राउंड शोल्डर्स भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी आगे की तरफ बेंट हो जाती है, हमारा सिर झुक जाता है और हमारे कंधे भी आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है राउंड शोल्डर्स की। इसके क्या कॉजेज होते हैं, तो सबसे पहला है ड्यू टू हेरिडिटी। सेकंड है अगर हम शोल्डर्स के रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स है वो हो सकता है। टाइट क्लॉथ्स को रेगुलरली पहनते हैं तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है ये हो सकती है। और दोस्तों हम जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं और उस समय हम दोस्तों बेंट पोजीशन में चलते हैं तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स है ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं राउंड शोल्डर्स को। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम चक्रासना को और धनुरासना को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तब हम ठीक कर सकते हैं राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम को। और दोस्तों सेकंड रेमेडी ये है कि हम अपने फिंगर्स के टिप को अपने शोल्डर्स पर रखें और अपने एल्बोज को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तब ये जो प्रॉब्लम है राउंड शोल्डर्स की ये ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है काइफोसिस। काइफोसिस को दोस्तों हंचबैक और राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। काइफोसिस भी दोस्तों एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। काइफोसिस में क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी का जो बैक है वहां पर दोस्तों एक फॉरवर्ड राउंडिंग कर्व बन जाता है, इसी को हम काइफोसिस कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है ओल्डर विमेन में। इसके क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण से काइफोसिस होता है, तो माल न्यूट्रिशन के कारण से, इलनेस के कारण से,
बैक के रिलेटेड हमने कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी है, अपने शोल्डर्स पर हैवी लोड को उठाते हैं और हमारे बैक की जो वीक मसल्स होती है उसके कारण दोस्तों काइफोसिस हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर हम सोते वक्त अपने पीठ के नीचे पिलो रखते हैं, मतलब तकिया रखकर सोते हैं, तब ये जो काइफोसिस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। और अगर हम धनुरासना को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तब ये जो काइफोसिस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का दूसरा नाम होता है स्वे बैक। तो दोस्तों लॉर्डोसिस एक स्पाइन के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारे लोअर बैक में एक इनवर्ड कर्व बन जाता है और इसमें हमारे लंबर रीजन में एक फॉरवर्ड इंक्रीज कर्व बनता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। लंबर रीजन दोस्तों हमारी बॉडी का वो रीजन होता है जो कि बटक से ऊपर होता है, मतलब हमारे हिप से जो ऊपर वाला रीजन होता है उसे हम लंबर रीजन कहते हैं। ये दोस्तों किस कारण से होता है, तो बैलेंस डाइट की कमी से, मसल्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट से, ओबेसिटी से मतलब मोटापे से, और हमारे स्पाइन के जो वीक मसल्स होते हैं उसके कारण दोस्तों ये जो लॉर्डोसिस है ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं लॉर्डोसिस को? तो सबसे पहला है परफॉर्म करना चाहिए हमें सिटअप्स को रेगुलरली। सेकंड है हलासना को हमें रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए। और थर्ड है टो टचिंग एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो इन सभी रेमेडीज को फॉलो कर हम ठीक कर सकते हैं लॉर्डोसिस को। लास्ट है स्कोलियोसिस। तो दोस्तों ये भी एक स्पाइन के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारे स्पाइन में एक साइडवे कर्वीचर बन जाता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये जो है ये नॉर्मल बॉडी है और जो आपको एकदम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रही है वो जो इमेज है दोस्तों वो है दोस्तों स्कोलियोसिस। तो यही दोस्तों एक साइडवे कर्वीचर बन जाता है हमारे स्पाइन में, इसी को दोस्तों हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और ये एक लेटरल डायलेक्शन की डिफॉर्मिटी है। इसके क्या कॉजेज होते हैं, तो दोस्तों हमारे अंडर डेवलप्ड लेग्स जब होते हैं तब ये कॉज हो सकता है स्कोलियोसिस। सेकंड कॉज है दोस्तों अगर हम किसी भी एक शोल्डर पर ज़्यादा दबाव देते हैं, ज़्यादा हैवी लोड कैरी करते हैं, तो वहाँ पर से भी दोस्तों ये जो हमारी डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। थर्ड है अगर हम रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े होते हैं तब भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। और लास्ट है दोस्तों हमारा अनहेल्दी कंडीशंस, इसके कारण भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस को? तो दोस्तों अगर हम बेंडिंग एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों हम ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस को। और अगर हम स्विमिंग करते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से तब भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन। दोस्तों इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है मिनार्क और सेकंड है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। तो दोस्तों इसको समझ लेने से पहले हमें सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन को समझना होगा कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की विमेन, मतलब 11 से 50 साल तक के बीच की कोई भी विमेन अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ ब्लड शेड करती है हर महीने, और उसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और अनकंफर्टेबल होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसी भी गर्ल को इम्पॉर्टेंट केमिकल पहुंचाता है और उन केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं, जिसके कारण कोई भी विमेन हेल्दी रह पाती है। और मेंस्ट्रुएशन हर महीने किसी भी विमेन की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। मतलब अगर कोई विमेन चाहती है कि उसके फ्यूचर में चाइल्ड्स हो तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिनार्क क्या होता है। तो दोस्तों मिनार्क किसी भी यंग गर्ल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और ये बेसिकली 11 से 12 साल की उम्र के बीच में होती है। फिर 12 से 50 साल तक के बीच में होती है मेंस्ट्रुएशन और उसके बाद होती है मेनोपॉज। अगला है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसका मतलब है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हर वुमेन 20 से 28 दिन के बीच में मेंस्ट्रुएशन करती है, मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड शेड करती है और ये प्रोसेस हर 20 दिन के बाद रिपीट होती है, तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अगर ये प्रोसेस कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्राइड। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड है एमिनोरिया और थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर्स। दोस्तों आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें बोन का मास बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और उसके कारण किसी भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कुछ कॉजेज होते हैं, मतलब इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला है इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, सेकंड है ईटिंग डिसऑर्डर और थर्ड है बैड ईटिंग हैबिट्स। सेकंड है एमिनोरिया। तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। दोस्तों ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब तो ये होता है कि किसी भी विमेन की रिप्रोडक्टिव एज तो आ चुकी है लेकिन अभी तक उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। और सेकंड होता है सेकेंडरी एमिनोरिया। इसका मतलब होता है कि वो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज तो आ चुकी है और उसको कुछ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी आ चुके हैं लेकिन अब वो पीरियड्स स्टॉप हो चुके हैं।
इसके कुछ कॉजेज हैं। सबसे पहला है हार्मोनल चेंजेस, सेकंड है इंटेंसिव एक्सरसाइज और थर्ड है इम्प्रॉपर डाइट। थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर्स और ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एनीरोक्सिया नर्वोसा और सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनीरोक्सिया नर्वोसा को। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें विमेन एथलीट सारे टाइम सिर्फ खाने और डाइटिंग के बारे में ही सोचती रहती है और इसी कारण उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो असली में तो बहुत ज़्यादा पतली होती है, लेकिन जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो उन्हें लगता है कि वो ओबेस है, मतलब वो मोटी है। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें विमेन एथलीट लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम करती है और फिर उस फूड को वॉमिट कर देती है ताकि उनका वेट गेन ना हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।